नमस्कार। सारी दुनिया यूक्रेन के बारे में बात कर रही है। कुछ ऐसा बन गया है कि युद्ध की बात आते ही हमारी आंखें चमक जाती हैं। मीडिया को मसाला मिल जाता है, हम सब देखना शुरू करते हैं और पता नहीं क्यों ऐसा होता है, मानवीय स्वभाव है, प्रकृति है, पता नहीं क्या। युद्ध की बात आते ही हम गिद्ध की निगाह से देखने लगते हैं। अच्छा, कितने गोले चले, कहाँ हुआ, फुटेज, अच्छा धुआं उठ रहा है। झूठी फुटेज, हमारे तो खैर हिंदुस्तानी टीवी पे चलती रहती है, झूठी फुटेज चलती है। अचानक हम गिद्ध की निगाह से देखते हैं और ऐसे में एक बूढ़ी माँ की तस्वीर आती है जिसके आंखों से खून निकल रहा है। एक बाप जो अपनी बेटी को बाय करते हुए फूट फूट के रो रहा है। और हमें याद आता है कि ये मानवीय त्रासदी है और इस त्रासदी का शिकार जो है उसको सब लोग आराम से हाथ झाड़ के देख रहे हैं। बस यूक्रेन जो शिकार है स्थिति का, यूक्रेन जिस पे हमला हुआ है, यूक्रेन और यूक्रेन वासी जिनके साथ इस वक्त पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए, मगर दरअसल ज्यादातर लोग या तो खड़ा होने का नाटक कर रहे हैं या चुपचाप से इसमें आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं या अपना अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब भी यही। इसलिए हमने कहा कि इस परिस्थिति को समझना है तो आपको क्या कहेंगे, रूस की गुंडई, नेटो का पाखंड, मोदी जी का बौनापन और बेचारा यूक्रेन। इन चार शब्दों में एक तरह से पूरी परिस्थिति को हम समझ सकते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मामलों की ऐसी कवरेज होती है कि कई बार हमें समझ ही नहीं आता कि ये है क्या, मामला क्या है, झगड़ा क्या है, रूस ऐसे कैसे आ गया, क्यों हमला कर दिया, ये नेटो अमेरिका का इससे क्या लेना देना है और यूक्रेन का पंगा है क्या। तो पहले मैं आपको छोटे में समझाऊंगा कुछ नक्शों के सहारे कि ये मामला है क्या। यूक्रेन जो है पहले सोवियत संघ में हुआ करता था, यूएसएसआर, जो बड़ा सा रूस के साथ जुड़ा हुआ था। ये देखिए, ये हरे रंग में हमें दिख रहा है आज का रूस, रशिया। और इसके नजदीक जो कई छोटे छोटे देश दिख रहे हैं, ये सब पहले जमाने में सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। और इसके बिल्कुल कोने पे, यानी कि जो यूरोप वाला कोना है, वहां पे आपको एक छोटा सा देश दिख रहा है, छोटा सा यहाँ पे यूक्रेन इस कोने में। अब आप देखिए, इतने बड़े रूस के सामने इतने छोटे से यूक्रेन की क्या बिसात। और आखिर इतने बड़े रूस को एक और देश की क्या जरूरत पड़ गई। रूस के पास कोई जगह की कमी तो है नहीं, इतना बड़ा क्षेत्रफल है। तो रूस यूक्रेन पे हमला करके यूक्रेन की जमीन हथियाने के फेर में क्यों है, इसका जवाब आपको ज्योग्राफी से मिलेगा। ये दूसरा नक्शा देखते हैं अब हम पूरे यूक्रेन का। पहले हम देख रहे थे कि रूस के कोने पे है, ये आपको ऑरेंज कलर में जो दिखाई दे रहा है ये यूक्रेन है। पीछे रशिया का कोना आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, रूस को सीधे सीधे किसी समुद्र के पास रास्ता नहीं। ये मैं आपको दूसरे मैप में फिर दिखाऊंगा। नीचे देखिए, एक छोटा सा लाल टुकड़ा है, क्रीमिया। रूस बहुत बड़ा है आकार में, सब कुछ बहुत उसके पास क्षेत्रफल है। लेकिन रूस के जितने भी समुद्र रूस से जुड़ते हैं वो ठंडे पानी के समुद्र हैं, यानी कि सर्दी के दिन में जम जाते हैं, बर्फ जम जाती है। और रूस को बहुत पुराने समय से गर्म पानी के पोर्ट की, बंदरगाह की तलाश थी। और इस लिहाज से क्रीमिया और ये जो यूक्रेन है ये महत्वपूर्ण है। ये देखिए, अगले मैप के अंदर देखते हैं कि मामला क्या है, किस तरह से अगर रूस को मिल जाए। ये देखिए, रूस को अगर क्रीमिया से रास्ता, यूक्रेन से उसको जुड़ता है ना सिर्फ ब्लैक सी बल्कि मेडिटेरेनियन सी तक रास्ता। ये जो लाल रंग की जो एरो है दिखा रही है कि अगर रूस, जो कि ठंडे पानी के समुद्र से जुड़ा हुआ है, अगर गर्म पानी के समुद्र से जुड़ना चाहता है तो उसे ये जो यूक्रेन के नीचे छोटा सा टुकड़ा है, क्रीमिया हमने देखा, और अगर उसको, रूस को कोई रास्ता मिल जाए सीधे रूस से इस समुद्र तक आने का, तो वो लाल एरो को फॉलो करते हुए सीधे मेडिटेरेनियन सी तक पहुंच जाएगा, जो गर्म सागर है।
सारा खेल ये है, रूस चाहता है कि उसको सीधा रास्ता मिले। उसने क्रीमिया से पहले जमाने में यूक्रेन से एक छोटा सा बंदरगाह लीज पे ले रखा था, लेकिन उतने से बात नहीं बनी। तो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, उस वक्त यूक्रेन सोवियत संघ का एक हिस्सा था। लेकिन सोवियत संघ का अलग अलग जब टुकड़ों में टूटा टूटा सोवियत संघ, तो ये सब राज्य अलग अलग हो गए, अलग अलग देश बन गए। यूक्रेन को मैंने अब तक छोटा कहा है, लेकिन वैसे दरअसल इतना छोटा है नहीं। यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश होगा यूक्रेन। हमारे हिसाब से देखें तो आप मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों को अगर जोड़ दें तो इतना बड़ा क्षेत्र बनेगा यूक्रेन। आबादी के लिहाज से महाराष्ट्र का आधा, 4.5 करोड़ के करीब आबादी है। आबादी कम है, बहुत फर्टाइल है। दुनिया में सबसे बेहतरीन किस्म का अन्न वहां पैदा होता है। गेहूं, पूरी दुनिया यूक्रेन का गेहूं खाती है। तो बहुत फर्टाइल एरिया है यूरोप का। अ, रूस को उसके अन्न में इंटरेस्ट नहीं है, रूस को इंटरेस्ट है रास्ते में। और ये खेल जो हो रहा है, ये यूक्रेन की अंदर की राजनीति और विश्व की राजनीति दोनों से जुड़ा है। अब अगले निरीक्षण में देखिए आप कि अंदर की राजनीति का खेल क्या है। यूक्रेन में वैसे तो यूक्रेनियन बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन रूस के नजदीक का जो इलाका है उसमें रशियन बोलने वाले बहुत लोग हैं। जैसा हमारे होता है पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे देखिए तो हरियाणा में पंजाबी बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर में देखिए तो आपको कन्नड़ बोलने वाले लोग महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। कुछ वैसा मामला है। ये जो आपको डार्क दिख रहा है ना जोन, ये रूस से, ये यूक्रेन हम देख रहे हैं। नीचे गहरे रंग के अंदर क्रीमिया है जहां पे, और ये जो अंक लिखे हुए हैं ये है कितने प्रतिशत लोग वहां रशियन बोलते हैं। पूरे यूक्रेन में 30% लोग रशियन बोलते हैं, लेकिन ये जो रूस से जुड़ा हुआ इलाका है इसमें देखिए कहीं 70%, 75%, और एक इलाके में यूक्रेन के क्रीमिया के एक इलाके में तो 90% लोग, ये रशियन बोलने वाली पॉपुलेशन। और यहां रशियन बोलने वाली पॉपुलेशन, ये जो इलाका जो आपको डार्क ग्रे में दिख रहा है, यहां पे लुहांस्क और डोनेस्क करके दो इलाके हैं जिनका इस्तेमाल रूस खेल के लिए कर रहा है। तो अब देखिए खेल क्या है। पुतिन ने क्रीमिया पे हमला करने ने यूक्रेन पे हमला करने का बहाना ये बनाया कि ये जो इलाके रूस के साथ जुड़े हुए थे, जहां रशियन बोलने वाले लोग बहुत हैं, ये वेस्टर्न इलाका है क्रीमिया इसका। और जैसे आप देख रहे हैं वेस्टर्न इलाके में रशियन बोलने वाले लोग हैं, ईस्टर्न इलाके में रशियन बोलने वालों की संख्या 2%, 3%, ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो रूस ने ये जो दो कोने के इलाके हैं जहां पे रशियन बोलने वालों की संख्या कोई 60-70% है, उनमें यूक्रेन के खिलाफ सेपरेटिज्म फैलाया। और फिर उसको हवा देके रूस ने कहा कि देखिए इनके साथ तो अत्याचार कर रहे हैं। तो पुतिन ने वो जो कहानी होती है ना भेड़िए और वो वाली, कि वो भेड़िया जो है बकरी से कहता है तू, मतलब तेरी ये गलती, तेरी वो गलती। पुतिन ये खेल खेल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये रूस बोलने वाले जो यूक्रेन में हैं, इनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है और उन्हें बचाने के लिए हमें यूक्रेन में जाना पड़ रहा है। और ये जो दो इलाके हैं लुहांस और डोनेस्क, यहाँ पे सेपरेटिज्म को उन्होंने पहले एनकरेज किया। और पिछले हफ्ते जो हुआ है वो ये कि रूस ने इन दोनों को एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दी और कहा कि अब तो हम इनकी रक्षा के लिए जा रहे हैं। तो ये तो आंतरिक पॉलिटिक्स है यूक्रेन की। बाहर की पॉलिटिक्स क्या है? बाहर की पॉलिटिक्स आपको इस दूसरे नक्शे में दिखाई देती है। ये खेल नेटो का है। नेटो का मतलब क्या? नेटो का मतलब है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे यूरोप का नक्शा है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्या था? ये संगठन बना था कोल्ड वॉर के जमाने, जबकि अमेरिका और यूएसएसआर में, पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर होती थी। और अमेरिका अपने दोस्तों का एक संगठन बना रहा था यूरोप के अंदर। अमेरिका और अमेरिका से जुड़े हुए दोस्त जो देश थे, उन्होंने एक मिलिट्री अलायंस बनाया, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और कुल मिला के खेल ये था, ये मिलके कहते थे कि देखो तुम चिंता मत करो,
अगर रूस तुम पे, या सोवियत यूनियन उस जमाने का, अगर कम्युनिस्ट सत्ता जो उस जमाने की थी, अगर वो तुम पे हमला करेंगे, तो हम सब नेटो के दोस्त के देश एक दूसरे के साथ हैं, हम सब मिलके सोवियत यूनियन का मुकाबला करेंगे। और ये होता था कोल्ड वॉर। एक तरफ नेटो था, रूस और उसके दोस्त देशों को कहा जाता था वार्सा पैक्ट। तो ये नेटो। अब जब सोवियत संघ खत्म हो गया, तब नेटो का क्या मतलब? लेकिन नेटो जारी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, वो जारी है। और इस नक्शे को अगर दोबारा हम दिखाएं, ये नक्शा हमें दिखाता है कि कैसे धीरे धीरे ये जो डार्क ब्लू कलर में है, वो देश हैं जो कि शुरू से ही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में थे। तो इसमें फ्रांस है, पुर्तगाल है, स्पेन है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, सब तो थे ही। साथ में इटली और ये सब आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद ये जो थोड़े से हल्के नीले रंग में दिख रहे हैं, नीले प्रॉपर रंग में दिख रहे हैं, वो देश भी ज्वाइन किए। और धीरे धीरे ये यूक्रेन तक, यूक्रेन आपको इसके अंदर बहुत लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये वो देश हैं जो कि नेटो ज्वाइन करने वाले हैं। तो रूस का कहना है कि देखिए, हमारे पड़ोस में ये लोग एक मिलिट्री अलायंस लेके आ रहे हैं, और ये मिलिट्री अलायंस लेके हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नेटो, जो कि अमेरिका और अमेरिका के पिट्ठुओं का एक मिलिट्री अलायंस है। तो पुतिन कहते हैं, अब हमें नक्शे की जरूरत नहीं है, पुतिन कहते हैं कि ये देखिए, अमेरिका और उसके दोस्त या उसके पिट्ठू हमारे पिछवाड़े में आके हमारे को धमका रहे हैं, हमारे पे नेटो एक मिलिट्री अलायंस हमारे पिछवाड़े तक लेके आ रहे हैं, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये खेल थोड़े समय से नहीं, काफी समय से चल रहा है। 2013 में पुतिन ने क्रीमिया पे जाके कब्जा कर लिया। ये जो हम यूक्रेन के नीचे छोटा सा देख रहे हैं ना इलाका, जो जैसे भारत से श्रीलंका जुड़ा हुआ है, वैसा इलाका, ये यूक्रेन का हिस्सा था। सन 2013 में पुतिन ने जाके क्रीमिया पे कब्जा कर लिया। दुनिया देखती रही, कुछ नहीं किया। बस उसके यूज के खिलाफ सैंक्शन, ये वो कड़ी निंदा करते हैं, ये सब बातें कह दी, किया कुछ नहीं, यूज क्रीमिया पे कब्जा करके बैठ गया। उसके बाद से यूक्रेन की अंदरूनी पॉलिटिक्स के अंदर रूस समर्थक, रूस विरोधियों के अंदर खूब विवाद हुआ। वो लंबी कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा। 2019 आते आते वहां पे एक नए प्रेसिडेंट आए, जेलेंस्की, जो दरअसल रूस के प्रति थोड़ा उदार रवैया रखने वाले थे। ये खुद, इनकी कहानी भी है कि ये खुद कॉमेडियन थे, टीवी पे हुआ करते थे, और नेताओं की आलोचना करते करते देश उन्हें इतना भाने लगा कि अचानक क्यों प्रेसिडेंट बन गए। टीवी शो के होस्ट होते होते पूरा एक प्रेसिडेंट बन गए। तो जेलेंस्की के आने के बाद से स्थिति सुधरनी चाहिए थी, लेकिन पुतिन का इरादा कुछ और था। सो उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये जो दोनों इलाके हैं जो मैंने आपको बताया, दोनों इलाके जो रशियन बोलने वाले जो इलाके थे, इन इलाकों के लोगों को तंग किया जा रहा है, हम इनको स्वतंत्र करेंगे। और ये बहाना बनाते हुए, जैसे भेड़िए ने उसको, मेमने को तो खाना होता है, ये बहाना नहीं तो दूसरा बहाना। तो रूस ने बाकायदा ये कहते हुए कि ये नेटो में जा रहे हैं, ये हमारे रूस के लोगों को तंग कर रहे हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। पुतिन मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात करें तो मतलब गले से सिरे से नहीं उतरती। तो खैर, ये सब बहाना बनाते हुए उन्होंने कहा, सारी दुनिया के, पश्चिम के सारे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बताते रहे, मैं भी उनकी बात मानता रहा कि नहीं नहीं, ऐसा होगा नहीं, गीदड़ भभकी है, ऐसे ही बोल रहा है, आएगा थोड़ी, ऐसे थोड़ी हमला कर देगा। और दुनिया ने जो कहा था नहीं होगा, वो एक्चुअली हो गया। पुतिन ने बाकायदा सब तरफ से हमला घोषित कर दिया। ये एक छोटा सा नक्शा आपको बताता है कि किस किस तरफ से घोषित ये खेल किया जा रहा है। ये जो आखिरी मैप है, ये देखिए, अब तीन तरफ से हमला हो रहा है। नीचे जो क्रीमिया का इलाका है, जिसपे रूस ने 2013 में कब्जा कर लिया था, जो पहले यूक्रेन का इलाका हुआ करता था, वहां से हमला कर रहा है। ऊपर जो उसका पड़ोसी देश है बेलारूस, लेकिन जो कि रूस के काफी प्रभाव में है, वहां से हमला कर रहा है। और तीसरा रूस की तरफ से तो हमला कर ही रहा है। और ये जो ग्रीन शेडेड इलाके हैं,
ये वो दोनों प्रदेश हैं जिनका मैंने आपको बताया, लुहांस्क और दोनेस्क, जिनका बहाना लेके रूस इन पे कब्जा करना चाह रहा है। जैसे क्रीमिया में किया था, पहले रूस ने क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद वहां एक जनमत संग्रह करवाया और कहा कि देखिए यहाँ की तो 97% जनता रूस के साथ जाना चाहती है। यही खेल अब इन दोनों जगह खेला जाएगा। पहले रूस इनको इंडिपेंडेंट घोषित करेगा, फिर इन दोनों देशों के अंदर रेफरेंडम होगा, फिर इन दोनों देशों की जनता कहेगी हम तो रूस के साथ जाना ही चाहते थे, और रूस कहेगा आप बताइए, आपका स्वागत है रूस में, आपका स्वागत है, आप आ जाइए। और इससे सीधा रास्ता रूस को क्रीमिया तक जाने का और ये जो समुद्र तक जाने का सीधा रास्ता मिल जाए। तो खेल सीधा सीधा गुंडई का, दबंगई का, साम्राज्यवाद का, विस्तारवाद का, इसके लिए और कोई नाम नहीं हो सकता। यूक्रेन ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस पूरी स्थिति में यूक्रेन तो विक्टिम है। सीधे सीधे खेल है कि हम बड़े ताकत हैं और तुम होते कौन हो। नेटो की क्या स्थिति है तो रूस का बताने की तो जरूरत नहीं है, पर रूस के बारे में एक बात का जिक्र जरूर करना चाहिए। रूस ने यूक्रेन पे हमला बोला, बिल्कुल गैर वाजिब, एकदम गलत किस्म का हमला, लेकिन रूस के 57 शहरों में इसके खिलाफ प्रदर्शन। आज पुतिन की गुंडाई के बारे में जिक्र करते हुए पूरे रूस के बारे में हम ये नहीं कह सकते। कम से कम रूस के हजारों नागरिकों ने बड़े शहरों में, मॉस्को, लेनिनग्राद, यहाँ पे हजारों लोग सड़कों पे आए और उन्होंने कहा नहीं, यूक्रेन के साथ हम युद्ध नहीं चाहते। उन लोगों को मेरा सलाम, सैल्यूट। दुनिया में किसी और साथी ने एक लिखा था कल कि अपने देश की सरकार के गलत काम के विरुद्ध खड़े होकर अपने देश में विरोध करना, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। जोखिम उठा के अपने देश में अपने देश की सरकार का विरोध करना, अगर वो गलत काम कर रही, ये किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी देश में सबसे बड़ी देशभक्ति ये। तो उन रूस के तमाम देशभक्तों को सलाम, जिन्होंने खड़े होकर कहा। आर्टिस्ट लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, कहा है यूक्रेन के लोगों को हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम नहीं चाहते, पता नहीं ये पुतिन क्यों कर। लेकिन जैसा आप उम्मीद कर ही सकते हैं, जहां इस तरह के युद्ध होता है तो युद्धोन्माद भी होता है, और जरूर अगर रूस के अंदर कोई जनमत संग्रह हो जाएगा तो जरूर पुतिन जी काफी ऊंचे आएंगे। हाँ भाई, क्योंकि जनता को लड़ाना भिड़ाना, युद्धोन्माद और उसमें लगा देना तो बढ़िया काम होता है, सब काफी इससे दुकान चलती है राजनीति की। लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया है जो बहुत काबिले तारीफ बात है। नेटो, नेट अमेरिका क्या कर रहा है आप देखिए। यूक्रेन पे हमला करने का बहाना और एक प्रमुख कारण यह था कि यूक्रेन यूरोप के साथ जुड़ना चाह रहा था, यूरोपियन यूनियन से जुड़ रहा था, नेटो से जुड़ रहा था। रूस को पसंद नहीं था कि तुम उनके साथ क्यों जा रहे हो, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया। हमले के समय वो क्या कर रहा है, नेटो जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, वो मिलिट्री अलायंस इस वक्त हाथ झाड़ के खड़ा हो गया है, स्पष्ट कह दिया है कि नहीं नहीं, उसके अंदर, यूक्रेन के अंदर कोई फोर्स नहीं भेजी जाएगी। और पुतिन ने बिल्कुल खुल के चैलेंज, मतलब एकदम जो सड़क के गुंडे की भाषा होती है ना, उस भाषा में कहा है कि देखो, मैं यूक्रेन में जा रहा हूं और कोई अगर रास्ते में आया ना तो उसको ऐसा सबक मिलेगा कि उसने इतिहास में नहीं देखा। इशारा कर रहे हैं पुतिन कि हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब बाकी लोगों के पास भी है, लेकिन पुतिन खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं बच्चू, अगर तुम मेरे और यूक्रेन के बीच में आए ना तो बस मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कर दूं। और ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत अपने आप को बताने वाले अमेरिका, राष्ट्रपति बाइडेन, बाकी सब यूरोपियन यूनियन के देश चुप बैठे, नहीं चुप नहीं बैठे एक्चुअली, घोर निंदा कर, शब्दों में निंदा, बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे को इतिहास माफ नहीं करेगा, हम तुम्हारे विरुद्ध आर्थिक सैंक्शन लगाएंगे। रूस अंगूठा दिखा रहा है, कर लो आर्थिक सैंक्शन। और उधर चीन क्या कर रहा है, चीन और अमेरिका का पुराना कंपटीशन है, और इस वक्त चीन और अमेरिका की एक जो राइवलरी है उसको देखते हुए चीन ने अमेरिका अब रूस को शह दी है
कि कोई बात नहीं, होने दो सैंक्शन, हम हैं ना, हम तुम्हारा साथ देंगे। और आप जानते हैं चीन और रूस का दोनों का बॉर्डर जुड़ा हुआ है। तो चीन कह रहा है रूस को कि तुम चिंता मत करो। चीन ने रूस से फूड ग्रेन ऑर्डर कर दिए हैं, ये सब कुछ हो रहा है। और यूरोप का पाखंड देखिए, ये सब हो रहा है। यूरोप बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। और अखबारों का कयास है कि आज आज यूरोपियन यूनियन रूस से नेचुरल गैस खरीदने का बहुत बड़ा करार कर रही है। मतलब क्या, कि दुनिया में और कुछ भी आप कर लीजिए, कभी भी अमेरिका को अपना दोस्त समझने की भूल मत कीजिएगा। ये है अमेरिका की दोस्ती। जब उसके दोस्त को जरूरत है तो वो खड़े हुए भाषण दे रहे हैं। और वो जेलेंस्की कह रहे हैं कि कौन है इस वक्त जो हमारे साथ खड़ा होगा, मैं देखता हूं, मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अब अगर बाइडेन और अमेरिका ही ये हो जाए तो बेचारे नरेंद्र मोदी को क्या दोष दिया जाए। भारत के लोग कुछ भी मान लें, उतनी उनकी हैसियत तो है नहीं। वैसे मैं देखता हूं, जब भी मैं कहीं गांव वगैरह जाता हूं, लोगों से पूछता हूं, तो ज्यादातर लोग कहते हैं भाई साहब और कुछ भी कह लो, देखिए इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि मोदी जी के आने के बाद भारत की इज्जत दुनिया में बढ़ी। मैं हंसता हूं, सोचता हूं कि चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का यही पता लगता है इनको। लेकिन ऐसे मामले में देखिए, यूक्रेन के एम्बेसडर, भारत में जो एम्बेसडर, वो कह रहे हैं कि भाई मैं जानना चाहता हूं कि कौन इस वक्त हमारी मदद करेगा। और वो कह रहे हैं मुझे उम्मीद थी कि मोदी जी हमारी मदद करेंगे। क्या किया? कुछ नहीं किया। भारत के दो इंटरेस्ट हो सकते थे। एक छोटा इंटरेस्ट तो ये था कि हमारे 18,000 के करीब नागरिक वहां फंसे हुए हैं, ज्यादातर विद्यार्थी हैं, वहां पढ़ने गए हैं। यूक्रेन के मेडिकल कॉलेज वगैरह में लोग जाते हैं जो भारत में एडमिशन नहीं ले पाते, या वहां के कुछ अच्छे कॉलेज भी। तो 18,000 हमारे नागरिक फंसे हुए हैं। एक तो भारत का छोटा इंटरेस्ट ये है, छोटा, तात्कालिक, सीधा। और बड़ा रुचि भारत की इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में इस तरह की दबंगई, गुंडागर्दी ना हो। और रूस से अगर हमारी बातचीत है, बाइडेन से अगर हमारी बातचीत है, और अगर मोदी जी इतने बड़े अंतरराष्ट्रीय फिगर हैं, तो भाई फोन करके कह क्यों नहीं देते कि मत करो ये गलत काम, दबाव क्यों नहीं डालते। खबर आई है कि मोदी जी की बात हुई है, पुतिन साहब से बात हुई। और सरकार की प्रेस रिलीज है जो कहती है कि मोदी जी ने, पुतिन जी ने मोदी जी को बताया कि किन परिस्थितियों में उनको ऐसा करना पड़ा। और मोदी जी ने उनको कहा कि वैसे तो शांति से काम चलाते तो अच्छा था, लेकिन हमारे जो लोग फंसे हुए हैं जरा उनका ध्यान कर लेना। मतलब कि भैया तुम अपने पड़ोस में, अपने पिछवाड़े वाली जमीन में तुम जो मर्जी कर लो, बस ये हमारे 20,000 लोग हैं, उनको जरा साइड से निकाल। ये है हमारे प्रधानमंत्री का कद। एक जमाना होता था जबकि भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के मंच पे बोलता था तो लोग सुनते थे। अगर बड़े देशों में झगड़ा होता था, भारत का प्रधानमंत्री इंडिपेंडेंट तरीके से बोलता। आज जबकि भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत है, भारत सामरिक रूप से ज्यादा मजबूत है, हमारी आवाज बौनी हो। रहे 18,000 विद्यार्थी, उनके लिए हमने क्या किया? वक्त रहते वार्निंग नहीं दी उन्हें। सिर्फ एक, और ऐसा नहीं कि अचानक रातों रात पुतिन ने कोई बिना बताए हमला कर दिया, सारी दुनिया जान रही थी, पहले से उन्होंने धमकी दे रखी थी। तब भी हम केवल एक फ्लाइट भेज पाए जो कि 400 विद्यार्थियों को ले आई। अपने 18,000 नागरिकों को सुरक्षित रखने का काम भी अब तक हम नहीं कर पाए हैं। उम्मीद है कर पाएंगे। अब कोशिश की जा रही है, अब कोशिश की जा रही है कि उनको पोलैंड के रास्ते से निकाला जाए। और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कम से कम भारतीय नागरिक जिनका इस सारे झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, उनको निकालने के लिए कोई रास्ता किया जाएगा। और काश, जो हम इतने गजब के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दावा करते हैं, विदेश नीति का, उससे हम इतना ही रास्ता निकाल पाते कि अपने विद्यार्थियों को, अपने नागरिकों को समय रहते हम बाहर निकाल लेते तो कितनी बढ़िया बात। खैर वो बेचारे फंसे हुए हैं, उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं।
तो कुल मिला के अंतरराष्ट्रीय जगत में ये हो रहा है। अमेरिका के वर्चस्व का जमाना, वन कंट्री डोमिनेंस, यूनिलेटरलिज्म जो दुनिया का था, यूनिपोलर वर्ल्ड, पूरी दुनिया जिसमें एक स्तंभ था, वो खत्म हो रहा है। और एक तरह से अब रूस ने खुल्लम खुल्ला जो ठेंगा दिखा दिया है अमेरिका को, तो ये घोषणा है कि भैया वो जमाने निकल गए जब पूरी दुनिया पे तुम राज किया करते थे। एक नई दुनिया का एक नया शक्ति समीकरण बन रहा है। उस शक्ति समीकरण में अमेरिका अब सरपंच नहीं है उस दुनिया का, कई लोगों में से एक है अमेरिका, बस ये घोषणा की जा रही है। और इस नई बनती दुनिया की इस घोषणा करने का शिकार बन रहा है यूक्रेन, जिसका कोई संबंध नहीं, जिसका कोई कसूर नहीं। और इस खेल को लगभग पूरी दुनिया चुपचाप देख रही, सिर्फ अपने छोटे छोटे रुचि, अपने छोटे छोटे स्वार्थ, कोई पेट्रोल का दाम देख रहा है, कोई नेचुरल गैस देख रहा है। 4.5 करोड़ लोगों के इस यूक्रेन में उन लोगों के साथ क्या त्रासदी हो रही है उसे कोई नहीं देख, पर कम से कम हम देखें। और कुछ नहीं कर सकते, दिल से, कम से कम दिल से कर बोले उन यूक्रेन के लोगों से, हम तुम्हारे साथ। लिखें कि हम तुम्हें आ नहीं सकते, हमारे पास कोई ताकत नहीं है कि तुम्हारे साथ खड़े हों, लेकिन यकीन करो हम दिल से तुम्हारे साथ। हमारे दिल के साथ होने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इंसानियत के नाते फर्ज है, बस इंसानियत का फर्ज निभा उन यूक्रेन के लोगों को, यूक्रेन की माओं को, यूक्रेन के बच्चों को, उन उन तमाम नागरिकों को जिनका जिनकी बलि चढ़ा के ये खेल खेला जा रहा है, उनके साथ होने की दुआ करते हुए आज की बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।